सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयुष पांडे, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम GDMC देहरादून। सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अभी कुछ टाइम पहले ही जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है NTA, उसने नीट 2025 के पैटर्न से रिलेटेड कुछ चेंजेस जो है वो पब्लिश किए थे। तो उन चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, दो मेजर चेंजेस जो है वो आपके एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें आए थे। जो फर्स्ट चेंज ये है कि वो है टाइम से रिलेटेड। देखो, जहाँ तक मुझे याद है, कोविड एरा से यानी नीट 2020 से जो पेपर का टाइम था वो 3 घंटे से 3 घंटे 20 मिनट कर दिया था। उससे पहले 3 घंटे ही थे, और अभी 2024 तक 3 घंटे 20 मिनट रहे, फिर 2020 से 2024 तक। तो मुझे तो लगता है ये गोल्डन पीरियड था। और अच्छी बात है कि मैंने भी इसी टाइम पे पेपर दिया, मुझे भी 3 घंटे 20 मिनट मिल गए, क्योंकि मुझे लगता है कि 3 घंटे 20 मिनट अच्छा टाइम है। इनफैक्ट अगर मैं कुछ कर सकता तो मैं तो इसे 3.5 घंटे कर देता, क्योंकि देखो क्या है ना कि अब जो OMR है उसमें अपना रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर या बहुत सारी डिटेल्स हैं वो अच्छे से एकदम देख देख के फिल करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर गलत हो गया तो अ, शायद 90% एग्ज़ाम सेंटर्स तो ऐसे होते हैं जहाँ वाइटनर दे दिया ही नहीं जाता है कि इसे करेक्ट कर लो, या फिर शायद कहीं नहीं दिया जाता। तो इसीलिए ये जो डिटेल है ये बहुत ही डेलिकेट डिटेल्स होती है, और इन्हें बहुत ही मतलब प्रिसिशन से फिल करना होता है। तो इसीलिए इनको फिल करने के लिए टाइम तो चाहिए ही। बिना जल्दी जल्दी में करेंगे तो गलती होने के चांसेस बढ़ेंगे ही, तो इसीलिए। और फिर क्या है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ भी होती है वहाँ पे। 10 जगह तो साइन करने होते हैं। फ़ोटो भी अपनी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो स्टिक करनी पड़ती है कहीं पे, तो जहाँ तक मुझे याद है कहीं स्टिक करनी पड़ती है। थंब इम्प्रेशन भी देना होता है, तो इन सब चीज़ों में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो जो 20 मिनट मिले थे एक्स्ट्रा, उसमें ये सारी चीज़ें हो जाए तो आराम से 3 घंटे में पेपर करना ठीक रहता है। और 20 मिनट तो चलो फिर भी कम है, इन चीज़ों में आधा घंटा तो लग ही जाता है। इसलिए अगर मैं अपना व्यू पॉइंट दूँ तो मुझे तो लगता है कि जो 3 घंटे हैं, वो ये डिटेल फिल करने के लिए और सारी फॉर्मेलिटीज़ के लिए आई थिंक थोड़ा कम है। 3 घंटा 20 मिनट सही था। तो अब देखो, बेनिफिट किसका होगा और लॉस किसका होगा ये तो एग्जैक्टली कह नहीं सकते, क्योंकि जिसकी प्रिपरेशन अच्छी है तो उसके केस में तो मैं कहूँ तो देखो, पेपर करने के लिए 3 घंटे तो चाहिए ही नहीं। पेपर आराम से अगर जिसको आता है, जो मतलब अच्छे से पढ़ के आया है, जिसके 650 से ऊपर या 630 से ऊपर आएंगे, उसको 2 घंटे मतलब 2.5 घंटे भी नहीं चाहिए पेपर करने के लिए। उसका आराम से 2 घंटे या 2 घंटे 10 मिनट या 20 मिनट में आराम से हो जाएगा। तो उनके लिए कोई लॉस नहीं है। लॉस देखो उनका है जिनको जो सब कुछ पढ़ के नहीं आ रखे, जो सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ के आए हैं, और या फिर जो बहुत अच्छे से पढ़ के नहीं आए हैं। क्योंकि अ, या फिर जो अच्छे से ये कहें कि MCQ प्रैक्टिस करके नहीं है, लॉस उन्हीं का है इसमें, क्योंकि उनको करने में बहुत टाइम लगेगा और हो सकता है पेपर पूरा कर भी ना पाए। तो इसीलिए अब अपनी प्रैक्टिस थोड़ी ऐसी रखो, मॉक टेस्ट ऐसे रखो दो कि 3 घंटे ही लो। मुझे तो याद है जब हमारी कोचिंग में मॉक टेस्ट होते थे तब हमें शायद 3 घंटे 20 मिनट भी नहीं देते थे। तब हमें 3 घंटे ही दिए जाते थे, ओल्ड पैटर्न की तरह। तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे मेरी प्रैक्टिस हो गई करने की, डिटेल फिल करने की और OMR करने की। ठीक है। तो अब ये तो पहला चेंज था। दूसरा चेंज क्या हुआ कि जैसे यही कोविड एरा से लेके अभी 2024 नीट तक, जो नीट का पेपर होता था उसमें 2 सेक्शन आते थे, सेक्शन A और सेक्शन B। सपोज जैसे फिज़िक्स वाला है, फिज़िक्स का जो सेक्शन है उसमें 2 सेक्शन होते थे, सेक्शन A और सेक्शन B, जिसमें 50 क्वेश्चन होते थे। तो जो सेक्शन A होता था उसमें 40 क्वेश्चन होते थे। ये वो 40 क्वेश्चन है जो करने ही है, इनमें आप नहीं छोड़ सकते, या इनमें आप ऑप्शन नहीं है। अगर आपको आता है तो आप करोगे, अगर आपको नहीं आता तब भी आप अगर करोगे तो आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, या तो आप छोड़ोगे तो अपनी मर्जी से। ऑप्शन नहीं दिया आपको कि आप छोड़ सकते हो। और दूसरा जो सेक्शन B था उसमें 10 क्वेश्चन दिए जाते थे, जिसमें सिर्फ सिर्फ 5 ही करने होते थे। अब देखो, जो जो तो बहुत ही अच्छे से पढ़ के आया है, मतलब वही बात आ गई, मतलब जिसके 630 या 640 से ऊपर आने वाले हैं, ये मतलब वो कैटेगरी है जो बहुत अच्छे से लोग पढ़ के आते हैं। तो या बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके आते हैं, मेहनत करके आते हैं, मॉक टेस्ट भी दे के आते हैं, ये वो कैटेगरी वाले लोग होते हैं। तो उनके केस में तो क्या है कि 5 क्वेश्चन मान लो ऑप्शन में नहीं दिए हैं और 5 ही करना है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि हो सकता है उन 5 में से एक गलत हो जाए, या फिर पाँचों में से कोई भी गलत ना हो। और पहले क्या जैसे हमारे टाइम पे क्या था कि 10 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से सिर्फ 5 ही करना है। तो जो बहुत अच्छे से पढ़ के आया उसके तो वो पाँचों सही ही होंगे जो वो करेगा।
जो 5 छोड़ेगा वो छोड़ेंगे, या तो वो लेंदी होंगे इसलिए छोड़ दिए, या तो उनमें हो सकता है 2 ऑप्शन में डाउट हो इसलिए छोड़ दिए, इसलिए वो 5 करे जो बिल्कुल अच्छे से आते थे। और अब इसमें नुकसान किसका है? देखो, नुकसान उसका है जो, फिर से जो मैं कह रहा हूँ, जो अच्छे से एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करके आया है, या फिर जो टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख के आया है मॉक टेस्ट देके। नुकसान उन्हीं का है जो, जिनके 630 या मतलब वो वाले लोग जिन्होंने ये बेंचमार्क क्रॉस कर लिया है कि हमारा सिलेक्शन तो होना ही है। उन्होंने इतने मॉक टेस्ट दे दिए, इतने अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया, इतने सारे रिवीजन कर लिए हैं कि अब उन्हें पता है मेरे 630, 640 या 650 से ऊपर या इतनी रेंज में ही मार्क्स आएंगे। तो उनका इसमें कोई लॉस नहीं है। लॉस सिर्फ उसका है जिसकी प्रिपरेशन बिलो एवरेज है, या फिर जो अच्छे से एमसीक्यू प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट ये सब नहीं करके आया है। लॉस उसी का है। तो अब अगर बात करें रैंक में इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, जैसे रैंक इन्फ्लेशन में हम इतने सालों से देख रहे हैं, उसमें इसका कोई फ़र्क पड़ेगा? तो अभी तो देखो, इसका कुछ कह सकते नहीं इतना फिक्स, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं रैंक इन्फ्लेशन पहले से तो कम ही होगा, क्योंकि अब जो 5 क्वेश्चन छोड़ते थे हम और बाकी 5 कर लेते थे, अब वो नहीं है। अब करने ही पड़ेंगे, जितने क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे ही करने पड़ेंगे। तो इसीलिए अब जो रैंक इन्फ्लेशन है वो पिछली बार से तो कह सकते हैं कि कम ही होगा, लेकिन ये तो रिज़ल्ट ही बताएगा कि क्या होगा, क्योंकि जैसे जैसे नीट के पेपर होते जा रहे हैं वैसे वैसे ब्रिलियंट बच्चे और बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका इतना फिक्स तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फ़िलहाल बस प्रिडिक्शन यही कर सकते हैं कि हाँ, रैंक इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा कम ही होगा। तो ये 2 चेंजेस मेजर हैं जो जो नीट 2025 में आए थे। और लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि देखो, अगर आप अच्छे से नहीं भी तो मोर देन 45 या 50 मॉक टेस्ट देते हो, नहीं भी तो अच्छे से जो एनसीईआरटी है और बाकी फिज़िक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स करते हो, बार बार रिवाइज करते हो फार्मूलाज, केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल अच्छे से पढ़ते हो, बायो के लिए एनसीईआरटी 10 बार रिवाइज करते हो, तो आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अच्छे से अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस रखोगे, टाइम मैनेजमेंट रखोगे मॉक टेस्ट के थ्रू, तो आपके लिए ये चेंजेस ज़्यादा मायने नहीं रखते। सो थैंक यू एवरीवन।